हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है आपने SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे। मैं भी आज आपको उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, जिससे कि आपकी कमांड इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से हो जाए, इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि बोर्ड्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं और आपने शायद बोर्ड्स की शीट या फिर कॉम्पिटिटिव शीट जो है हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो शीट है उसमें भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं रिलेटेड टू SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स। देखिए, सबसे पहले ये जो चीज़ है ये हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुकी है। ये आपको अच्छे से पता है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो दो ही टाइप का हो सकता है, इधर SN1 और SN2। दिमाग में रखिए, SN1 मतलब एक ही रिएक्टेंट है। एक ही रिएक्टेंट है मतलब कि रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक ही रिएक्टेंट है मतलब वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में टूटकर उसने कार्बोकैटायन बनाया है। कार्बोकैटायन फिर फास्ट स्टेप में जाकर प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं। तो कार्बोकैटायन को दिमाग में रखिए। अब अगर आपसे बोला जाए SN1 में सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, तो जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है ये आपको अच्छे से पता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी वो टर्शियरी हैलाइड की फास्टेस्ट आएगी, उससे स्लो सेकेंडरी, उससे स्लो प्राइमरी और उससे स्लो मिथाइल हैलाइड। फाइन। अब आपसे पूछा जाए SN2 मैकेनिज्म के लिए ऑर्डर क्या होगा, तो SN2 मैकेनिज्म का मतलब है एक ही टाइम पे दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी Cl हट भी रहा होगा, हैलाइड हट भी रहा होगा लिविंग ग्रुप, और अटैक भी हो रहा होगा। तो अटैक सेम टाइम पे अगर हो रहा है, फाइन, तो फिर अपोजिट साइड से अटैक होगा। Cl जहां से हट रहा है उसके अपोजिट साइड से अटैक होगा, और साइमल्टेनियस अटैक होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो ग्रुप के बल्की होने पर डिपेंड करती है। हैलाइड से मतलब एल्किल हैलाइड में जितने बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उतना टिपिकल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मिथाइल हैलाइड जो होते हैं वो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, उनसे थोड़ा स्लो प्राइमरी, उनसे स्लो सेकेंडरी, और सबसे स्लो टर्शियरी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि टर्शियरी के केस में बल्कि ग्रुप सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सिंपल, कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इन कंपाउंड्स को आप अरेंज कीजिए इधर SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी के टुवर्ड्स। ये आपके लिए क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको बिल्कुल ईजी कर देता हूं। ट्रिक नंबर 1, SN1 से क्वेश्चन आए चाहे SN2 से क्वेश्चन आए, किसी से भी क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले अपना आंसर SN1 यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से निकालेंगे। अगर उन्होंने SN1 से पूछा है क्वेश्चन, अगर SN1 से है तो आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से अपना जवाब दे दीजिए। और अगर SN2 से भी पूछा है तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका SN1 रिएक्शन के लिए आया है, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आया है, उस ऑर्डर को आप जस्ट उल्टा कर देंगे। तो अब आप साथ साथ ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि बल्कि को भी देखेंगे फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन को भी देखेंगे, ऐसा नहीं देखना। SN1 से क्वेश्चन आए चाहे SN2 से क्वेश्चन आए, आपको लोड नहीं लेना, आपको हर क्वेश्चन को SN1 से सोचना है, क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। हमारे पास की पॉइंट्स है कई सारे, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए हमारे लिए बल्कि ग्रुप को पहचानने से ज्यादा आसान होता है कार्बोकैटायंस को पहचानना। दैट्स वाई हम हर क्वेश्चन को SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से सोचेंगे या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से आंसर निकालेंगे, मतलब SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से आंसर निकालेंगे। अब अगर हमसे SN1 ही पूछा है तो अच्छी बात है, जो आंसर आ रहा है वो ठीक है, और अगर SN2 पूछ लिया तो हम अपने आंसर को उल्टा कर देंगे। दैट्स ऑल। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले ये तो बात तो आपको अच्छे से पता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा जाए तो यहां से यहां जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बल्कि ग्रुप कम होता जा रहा है। वहीं पे अगर SN1 रिएक्शन देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है, तो यहां से यहां जाने पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकैटायंस बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है। हम सारे क्वेश्चन SN1 से करेंगे और 2 के लिए पूछते हैं तो आंसर को अपना जो ऑर्डर आया उसे उल्टा कर देंगे। देखिए, अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए, राइट। आपको शायद ये भी लग रहा हो कि क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया, बस सामने मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पहचाना और जवाब दे दिया। ये इतना आसान नहीं है। बोर्ड्स में फिर भी ठीक ठाक है, लेवल तो एक अपर है ही है। कॉम्पिटिटिव में और एक लेवल और ऊपर चला जाता है, यानी कि कई सारे सेम टाइप की हैलाइड दे देते हैं, मतलब प्राइमरी हैलाइड दे दी है लेकिन उनमें एल्किल ग्रुप्स का डिफरेंस है, करेक्ट। तो ऐसे कई सारे वेरिएशंस आपको दे दिए जाएंगे। पहला वेरिएशन तो ये रहेगा कि डिफरेंट कार्बोकैटायंस हैं। दूसरे वेरिएशन के अंदर ये हो सकता है कि कार्बोकैटायन तो सेम है, जैसे प्राइमरी है, लेकिन प्राइमरी भी डिफरेंट टाइप के प्राइमरी कार्बोकैटायंस हो सकते हैं, उससे आपको जवाब देना होगा। या फिर अलाइल बीच में डाल देंगे या विनाइल बीच में डाल देंगे, वो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए तो बहुत अच्छा है, और ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा रहेगा, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। देखें, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी के ऑर्डर को देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल PH3C पॉजिटिव। आप PH3C पॉजिटिव समझ रहे होंगे, PH3 का मतलब फिनाइल रिंग है, ओके, और PH3 मतलब 3 रिंग्स हैं, ये हमने 3 रिंग्स बना दी,
ओके, और यहाँ पे प्लस साइन। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्यों? क्योंकि ये प्लस साइन और ये इन बॉन्ड्स के साथ ये जो चार्ज है डीलोकलाइज हो सकता है। मैं एक छोटा सा आइडिया से आपको बता देता हूँ। वैसे हम ये देख चुके हैं पहले, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव तो बॉन्ड बना नहीं सकते, तो हम एक काम करते हैं, इस बॉन्ड को चेंज करते हैं। अब देखिए ज़रा, अब अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए जाएं तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। तो मान लीजिए ये बॉन्ड हट जाए, यहाँ पे कौन सा साइन आ गया? पॉजिटिव। यहाँ पे आया नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी अल्टीमेटली ये प्लस साइन जो है ये गायब हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जो है ये चीज़ भी गायब हो जाएगी। फाइन, शायद ये इतना बहुत छोटा है, इरेज नहीं होगा, मैं कोशिश करता हूँ, पूरा इरेज हो सकता है शायद। राइट, तो यहाँ देखिए, तो मैं वापस बना देता हूँ, आप यहाँ देखिए। फाइन, तो ये C और ये यहाँ पे प्लस साइन आ गया था अभी, और ये बॉन्ड बन गया था, और ये जैसे हैं वैसे थे। तो जो प्लस साइन था जो अभी यहाँ था वो डीलोकलाइज होकर यहाँ आ गया, और जब यहाँ आ सकता है तो एक छोड़कर डबल बॉन्ड यहाँ है, तो फिर यहाँ भी हो सकता है और ये पूरा घूम सकता है। जब ये इधर डीलोकलाइज हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। और मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ पहले भी, चाहे चार्ज डेंसिटी कोई सी भी हो, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो, शर्त यह है कि चार्ज इंटेंसिटी डिस्पर्स हो जानी चाहिए। चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगी, मॉलिक्यूल या गिवन जो सब्सटेंस है, कंपाउंड है, वो उतना ज़्यादा, या जो आयन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए इतनी सारी रिंग्स हैं, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स होगी, डीलोकलाइज होगी, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इंटरमीडिएट, उतना ज़्यादा आयन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए हमने इसको सबसे आगे रखा है। ये मैंने एक आपको तरीका बताया है, ठीक है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कई तरीकों से जज की जा सकती है। अब मान लीजिए जैसे एल्किल ग्रुप लग रहे हैं, राइट, तो एल्किल ग्रुप में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखने का हमारे पास एक ही तरीका था, वो था हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ये मेन कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। टोटल कितने कार्बन आ गए? 3। और इससे जुड़े हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो कुल मिलाकर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आपका जो गिवन जैसे कार्बोकेटायन है, यहाँ पे कार्बोकेटायन की बात हो रही है, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट भी बोल सकते हैं, नहीं तो उससे बेटर है मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। ये सारी बातें 11th में पढ़ी जा चुकी है, मैंने एक ब्रीफ आपको दिया है, यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो बस आप ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। तो सबसे आगे ये टर्शियरी है, ये फिनाइल का ही सेकेंडरी है, और ये फिनाइल का ही प्राइमरी है। तीनों का ऑर्डर आपको सामने नजर आ गया। टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। उसके बाद ये देखें, तो ये एल्किल ग्रुप का टर्शियरी है, ये एल्किल ग्रुप का सेकेंडरी है, और ये एल्किल ग्रुप का यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है। हम चाहें तो यहाँ पे एक प्राइमरी भी बीच में लिख सकते थे। इससे पहले यहाँ पे हम लिख सकते थे RCH2 पॉजिटिव, यहाँ बीच में आ सकता था, आप एंटर कर लेना, ठीक है। तो उनको यदि हम कंपेयर करते तो ये देखिए, इसका टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर एल्किल ग्रुप का सेकेंडरी, फिर एल्किल ग्रुप का ही प्राइमरी, वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। उसके अलावा अब अगर हम ये देखा जाए अलाइल और विनाइल को, तो अलाइल और विनाइल को अगर देखा जाए तो अलाइल ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेगा और प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, जबकि विनाइल में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो विनाइल और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके सामने आ गया, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये मिथाइल, इसका ऑर्डर आपके सामने है। और ये फिनाइल का टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, यानी ये बात तो तय है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जब भी आप देख रहे हैं उसमें टर्शियरी सबसे आगे है। फिनाइल में देखेंगे तो टर्शियरी आगे, एल्काइल में देखेंगे तो टर्शियरी आगे, विनाइल और अलाइल में देखेंगे तो अलाइल कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। और इन सबको अगर मैं मिला दूं तो ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा। फाइन, अब ये ऑर्डर मान लीजिए आपको याद है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऐसे है। कोई कहे कैसे समझाते हैं आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो जहाँ फिनाइल रिंग्स है वहाँ आप कहेंगे रेजोनेंस के थ्रू समझा सकते हैं, और जहाँ पे एल्किल ग्रुप है वहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू समझा सकते हैं। फाइन, चलो आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशंस पता होंगी तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन आना तय है। शायद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, आपको कंफ्यूजन आए होंगे, वो अब क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये स्टेबिलिटी निकाल लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी से, अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर डिग्री सेम हो, मतलब सेम कार्बोकेटायंस हो, प्राइमरी ही हो तीनों, तो उस केस में कुछ तो डिफरेंस मिलेगा। अब उस डिफरेंस को आप कैसे देखेंगे? मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स ग्रेटर विल बी प्लस आई इफेक्ट, दस मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर आपके कार्बोकेटायन की डिग्री सेम है
क्वेश्चन आएंगे अभी अंदर, लेकिन मैं पहले से आपको एक बार बता रहा हूं जैसे क्वेश्चन करते समय और इजीली समझ आएगा। अगर आपका कार्बोकेटायन सेम है, 3 कंपाउंड है, तीनों में कार्बोकेटायन प्राइमरी है, तो आप ज्यादा स्टेबल किस कार्बोकेटायन को बताएंगे? तो आप ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वो होगा जिसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स ज्यादा होंगे। अब जिसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल आपको मानना है, वो रूल यहां लिखा हुआ है। इसके बाद फॉर द सेम डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन एंड सेम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, अगर मान लीजिए आपका जो कार्बोकेटायन है उसकी डिग्री भी सेम है और नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स भी उसमें सेम है, अब क्या करें? तो अब आप ये देखेंगे कि ये एल्किल ग्रुप जो प्लस साइन है उससे कितना दूर है। ये प्लस साइन के जितना नजदीक होगा आपका कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए स्टेप देखिए, सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर सारे ही प्राइमरी हैं तो फिर देखिए जिसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा है, एल्किल ग्रुप भी सेम है, डिग्री भी सेम है, तो फिर ये देखिए कि एल्किल ग्रुप दूर है कि पास है। जितना प्लस साइन कार्बोकेटायन के जितना नजदीक होगा एल्किल ग्रुप, कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यह हो गया आपका थर्ड रूल। करेक्ट, इन तीनों से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फॉर द गिवन अल्काइल ग्रुप, मान लीजिए एग्जैक्टली सेम ही कार्बोकेटायन आ गया है, सेम एग्जैक्टली सेम कार्बोकेटायन है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 पॉजिटिव और दूसरी तरफ CH3 CH2 पॉजिटिव, तो ये तो सेम ही हो गया कार्बोकेटायन। और इसके आगे मान लीजिए Cl लगा दिया तो कंपाउंड ही सेम हो गया, तो यहां तो कोई बात ही नहीं बनती, एक ही चीज आपको दे दी। लेकिन हाँ, मान लीजिए CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Br ऐसे दे दिया जाए तो दोनों का कार्बोकेटायन तो सेम बनेगा। करेक्ट, लेकिन एक तरफ Cl अटैच्ड है, एक तरफ Br अटैच्ड है। अब Cl भी अटैच्ड है और Br भी अटैच्ड है, तो ये बात तो तय है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ तो डिफरेंस आएगा। आप बस ये सोचिए कि इन दोनों में से कौन जल्दी से रिएक्ट करेगा, और जो जल्दी से रिएक्ट करेगा उसी की रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट आएगी। तो जल्दी से कौन रिएक्ट कर सकता है? जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। अब एक तरफ Cl बॉन्ड है और एक तरफ CBr बॉन्ड है, तो जल्दी कौन सा टूटेगा शायद आप पहले से ही जानते हैं, हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। जल्दी टूटेगा CBr बॉन्ड, क्योंकि साइज डिफरेंस ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो चाहे कोई सा भी मैकेनिज्म हो, ऐसे केस में जब कार्बोकेटायन बिल्कुल आइडेंटिकल हो, तो ऐसे केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, और सबसे तेज वही रिएक्ट करेगा जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। अब चाहे आपसे SN1 बोला जाए चाहे SN2 बोला जाए, अगर कार्बोकेटायन एग्जैक्टली सेम है तो SN1 और SN2 पे बात आएगी नहीं, चाहे कोई सा भी पूछा जाए। दोनों से ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट एक ही की आएगी, और वो किसकी होगी? वो होगी Br की, क्योंकि इसी का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। फाइन, चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। अब इन चारों कंपाउंड्स को आपको SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के टुवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से अगर अरेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे? मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, आप इन ट्रिक्स के थ्रू हर क्वेश्चन को कीजिए, बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि आप जहां पे भी Br है, ये सोचिए जरा कि वो Br माइनस हट गया है, तो पीछे क्या बचेगा? तो पीछे बचेगा प्लस साइन। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, ये हट गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये Br हट जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये Br हट जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद आप डिग्री चेक कर लीजिए। प्लस जिस कार्बन पर है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है तो ये टर्शरी है, प्लस जिस कार्बन पर है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है सेकेंडरी। सिमिलरली एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, सेकेंडरी। और ये प्लस साइन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया प्राइमरी। अब आपको अच्छे से पता है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में टर्शरी सबसे आगे होते हैं। करेक्ट, ये रहे टर्शरी। स्टेबिलिटी में टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे आगे होते हैं, और सबसे कम स्टेबल प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी दोनों के बीच में होता है। अब यहाँ पे दोनों सेकेंडरी लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन इज, दोनों सेकेंडरी हैं लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में कम ज़्यादा तो होंगे। आप कैसे पता लगाएं कि कौन ज़्यादा सेकेंडरी स्टेबल कार्बोकेटायन है, कौन कम है? देखिए इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? जो चीज़ कॉमन है उससे आंसर नहीं निकलेगा। तो ये जो रिंग है और ये जो फिनाइल रिंग है, ये दोनों में कॉमन है, तो इससे तो जवाब नहीं आने वाला है। अब आपको आंसर मिलेगा इससे और इससे। अब आप खुद मुझे सोच के बताइए कि CH3 आपको हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोवाइड करेगा कार्बोकेटायन को, या फिर प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करेगा? रिंग इसको रेजोनेंस प्रोवाइड करेगी, और रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेटिंग होता है, तो यहां से आने वाले जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स होंगे वो इसके मुकाबले ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ये स्टेबल ज्यादा है, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन रिलेटिवली स्टेबल कम है। अब आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर बिल्कुल नजर आ चुके हैं। सबसे ज्यादा इसका कार्बोकेटायन स्टेबल आएगा, करेक्ट। उससे कम स्टेबल ये होगा, इससे कम ये वाला होगा, और सबसे कम ये वाला होगा, करेक्ट। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा आ गया, यू यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब आप अपने क्वेश्चन को, मैंने आपसे हमेशा कहा है, SN1 के हिसाब से अरेंज कीजिए। अब SN1 के हिसाब से अगर मुझे अरेंज करना हो, SN1 रिएक्शन के हिसाब से मुझे अरेंज करना हो, तो सबसे तेजी से कौन जाएगा इन तीनों में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के टुवर्ड्स? रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट किसकी होगी? जो टर्शरी होगा, जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं इसको ABCD दे दूं तो D सबसे तेजी से जाएगा। यहां देखिए D सबसे तेजी से जाएगा, फिर उससे स्लो रेट हो जाएगी C की, फिर B की, और फिर A की, करेक्ट। ये ऑर्डर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का है। इस ऑर्डर पे आप ये चीज बहुत गौर से देखिएगा कि ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग मतलब आप समझ गए ना, हमने वैसे देखा हुआ है डिक्रीजिंग। यूं देखिए, यूं बड़े से छोटा,
बात ध्यान आ रही है ना 11th वाली? ओके, तो ये बड़ा ये छोटा इस तरीके से, फाइन। तो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आप सेम इसका ऊपर देखिए, जैसे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे डी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे भी डी ही सबसे ज्यादा है, सी उससे कम है, बी उससे कम है और ए सबसे कम है, यहाँ पे भी ए सबसे कम है और यहाँ पे भी ए सबसे कम है। लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग, तो ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आंसर सेम है, यहाँ पे ही डी ज्यादा है, यहाँ पे भी डी ज्यादा है, क्योंकि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के टुवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है। तो अंतर क्या है? अंतर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का। मैं इस पे इतना फोकस क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि वो लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे ध्यान नहीं देते। चारों ऑप्शंस में दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं और क्वेश्चन में उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। आपने जल्दबाजी में जो पहले आपको समझ में आया आपने उसे ऑप्ट कर दिया। किस्मत ठीक थी तो सही लग गया, नहीं तो गलत हो गया। इवन बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मैं तो टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देता हूं और स्टूडेंट्स के गलत भी करता हूं। इसे ध्यान रखिए किस ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि आंसर तो ये भी सही है, आंसर तो ये भी सही है, लेकिन अगर बोला जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए तो फिर ये होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए तो फिर ये होगा। आप नोटिस कर लीजिए डी ही सबसे ज्यादा है, डी ही सबसे ज्यादा है, तो बात एक ही है। फिर आप से पूछा जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर और आप लिख के आ गए इंक्रीजिंग ऑर्डर और आप खुश होते रहते हैं कि हम तो बिल्कुल सही देकर आए हैं आंसर, स्कूल वाले मार्क्स नहीं देते, टीचर ही मार्क्स नहीं देता। लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को ढंग से नहीं पढ़ा। इस वजह से आंसर्स में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। आप SN1 से इसको अरेंज कर लेंगे, फाइन। नाउ अब SN1 से अरेंजमेंट हो गया और आपसे बोला नहीं हमें तो SN2 से चाहिए, तो शायद आंसर आपके पास है, यहां जाइए। SN2 से अगर आपको करना हो तो जो ऑर्डर इसका होगा उससे जस्ट उल्टा ऑर्डर होगा। बस आप ये दिमाग लगाइए डी इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसके केस में डी सबसे कम स्टेबल होगा। और फिर ऑर्डर को उल्टा अरेंज कर लीजिए, डी सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा CBA स्टेबल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के टुवर्ड्स सबसे कम रिएक्टिव होगा, फाइन। तो डी की रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए पूछा जाए तो सबसे कम आएगी, क्योंकि डी के अंदर बल्कि ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है और SN2 मैकेनिज्म के टुवर्ड्स इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बल्कि ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं SN1 के क्वेश्चंस कीजिए और SN2 के लिए आंसर को रिवर्स कर दीजिए। तो आप रिवर्स कर दीजिए, डी सबसे ज्यादा था तो डी को सबसे कम, फिर उससे ज्यादा सी, उससे ज्यादा बी और सबसे ज्यादा ए कर दीजिए। अब यहां पे नोटिस कीजिए ये जो ऑर्डर आपको नजर आ रहा है ये ऑर्डर कैसा है, तो ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको नजर आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब सेम आंसर ही ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप नोटिस करें तो डी सबसे कम है, यहां पे देखिए डी सबसे कम है, उससे ज्यादा सी, उससे ज्यादा बी, उससे ज्यादा ए सबसे ज्यादा है, यहां पे भी ए सबसे ज्यादा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये जो ऑर्डर दिया गया है ये डिक्रीजिंग में दिया हुआ है और ये जो ऑर्डर दिया गया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन करना हो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को निकालकर SN1 से अरेंजमेंट दे दीजिए। SN1 से पूछा गया है तो अच्छी बात है, बस ये ध्यान रखिए कि SN इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसका ध्यान रखिए। और अगर SN2 पूछते हैं तो उस ऑर्डर को जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहां देखिए, अब यहां पे देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Br। ये इसके 4 आइसोमर्स आपके सामने हैं, आप नोटिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चारों आइसोमर्स ही हैं। 1 2 3 4 कार्बन है, राइट, और एक Br है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और एक Br है, तो बात बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है वापस वही SN1 SN2 कुछ भी पूछा जा सकता है। हमारा तो प्राइम टास्क क्या है, कार्बोकेटाइन बना देना। तो एग्जाम में कभी भी आए पेंसिल रखिए अपने पास, ओके, और कार्बोकेटाइन बना दीजिए। तो यहां पे अगर ये Br हटता तो प्लस साइन यहां आएगा, यहां अगर ये Br हटता है तो प्लस साइन यहां आएगा, यहां अगर ये Br हटता है तो प्लस साइन यहां आएगा, और ये Br यहां से हटता है तो प्लस साइन यहां आएगा। पहला काम खत्म। दूसरा जो काम है वो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पहचानना। अब यहां देखिए प्लस साइन जिस कार्बन पर है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया टर्शियरी। प्लस साइन जिस कार्बन पर है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है सेकेंडरी। प्लस साइन जिस कार्बन पर है डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो इट इज प्राइमरी। प्लस साइन जिस कार्बन पर है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये भी प्राइमरी। तो ये बात तो तय है कि अगर आपको SN1 से अरेंजमेंट देना है तो टर्शियरी तो सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा। ABCD अगर मैं दे दूं और रिएक्शन अगर SN1 ही पूछी जा रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में अभी हम बात ना करें क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं। तो हम कोई सा भी ऑर्डर अपने हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, तो सबसे तेजी से तो डी रिएक्ट करेगा क्योंकि टर्शियरी है, उससे धीरे सी रिएक्ट करेगा क्योंकि वो सेकेंडरी है। अब कंपटीशन किसके बीच में आ गया, कंपटीशन आ गया दोनों प्राइमरी के बीच में। अब दोनों प्राइमरी हलाइड है, अब क्या करें, तो जब दोनों हलाइड्स सेम डिग्री के आ जाते हैं तो मैंने आपसे कहा था जिसपे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है और SN1 के टुवर्ड्स उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब आप यहां पे देखिए तो यहां पे एक CH3 है, यहां पे दूसरा CH3 है, ये CH है और यहां CH2 था। तो इस कार्बोकेटाइन के पास देखा जाए काउंटिंग में तो 2 एल्किल ग्रुप्स आएंगे। इसके ऊपर अगर आप बात करें तो CH3 CH2
CH2 और ये CH2, यानी इस कार्बोकेटाइन के पास में केवल एक ही एल्किल ग्रुप है। फाइन, जबकि इसके पास देखा जाए तो 2 मिथाइल है, जबकि इसके पास देखा जाए एक ही है लेकिन वो प्रोपाइल है। फाइन, और बाकी ये CH तो यहाँ पे है ही और इसके आगे CH2 तो जा ही रहा है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अगर आप देखें तो ये एक ही एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट है। अब क्योंकि जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उसका कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इन दोनों में से प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स में से ये कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि SN1 के टुवर्ड्स इसकी रिएक्टिविटी इसके मुकाबले तेज आएगी। तो सबसे तेज D था, उससे धीरे C, उससे धीरे B और सबसे धीरे A होगा। तो देखिए A सबसे कम, B उससे ज़्यादा, C उससे ज़्यादा और D सबसे ज़्यादा। यहाँ पे कौन सा रूल काम में आया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से तो ये आगे के क्वेश्चंस हो गए इस साइड वाले, लेकिन सेम डिग्री जब आ गई तो हमने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स देख लिए, जिसमें एल्किल ग्रुप ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी हमने ज़्यादा मानी कार्बोकेटाइन की। फाइन, तो उसके हिसाब से ये ऑर्डर हमको मिल गया। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा होता नहीं मुझे तो SN2 के लिए ऑर्डर चाहिए, तो बस आपको ये सामने नजर आ रहा है D सबसे ज़्यादा है, तो आप D को सबसे कम लिख दीजिए। राइट, D सबसे D को सबसे कम लिख दीजिए, उससे ज्यादा C, उससे ज्यादा B और सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन होगी A की फॉर SN2 रिएक्शंस। ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब कह दिया जाए नहीं हमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो आप इसको उल्टा लिख सकते हैं। अब तो आप शायद समझ में आ गया होगा, इसीलिए SN2 के लिए लिख रहे हैं। A सबसे ज्यादा था, अभी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन ऑर्डर कैसा अरेंज हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करेंगे। या देखिए थर्ड, देखिए थर्ड में यदि हम बात करें तो इस बार हमारे पास है C5H11Cl के 3 आइसोमर्स। सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या ये बाकी आइसोमर्स हैं। 3 4 5 1 2 3 4 5 आइसोमर्स हैं। पहला काम SN1 SN2 बात की बात है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? कार्बोकेटाइन्स, हम कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। ये Br यहां से हट जाए तो प्लस साइन यहाँ आएगा, डिग्री भी लिख दीजिए। प्लस साइन जिस कार्बन पर है डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी है। ये Br हट जाएगा तो यहाँ प्लस साइन आएगा। प्लस साइन जिस कार्बन से अटैच्ड है या प्लस साइन जिस कार्बन पर है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी प्राइमरी है। अब यहाँ Br देखिए ये प्लस साइन आ गया। अब ये प्लस साइन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली अभी भी एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, प्राइमरी। ये लीजिए पहला रूल तो गया, तीनों ही प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स आ गए। अब जब तीनों ही प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो हमारा रूल नंबर 2, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जिसमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। अब हम ये देखते हैं ज़रा, यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप हैं? एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये रहा। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे बात करते हैं, ये तो चेन हो गई 1 2 3 4 की, और ये एक एल्काइल ग्रुप है CH3 एक है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 ये भी 4 की चेन हो गई और यहाँ पे भी एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो शायद सेकंड वाला रूल इन दोनों में काम नहीं कर रहा। तो पहला रूल के हिसाब से तो आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ढूंढने होते हैं, यहाँ तो सारे ही प्राइमरी आ गए। दूसरे रूल के हिसाब से जिसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज़्यादा होते हैं उसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें ज़्यादा एल्किल ग्रुप से तो इसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बात तो तय हो गई। हम सबसे पहले SN1 के हिसाब से इसकी एक्टिविटी सबसे तेज आएगी। C नंबर पे है तो हम पहले से लिख देते हैं कि C की एक्टिविटी सबसे तेज आएगी। कौन सी रिएक्शन के लिए? SN1 के लिए। अब बचते हैं B और A। अब B और A में किसका आएगा? तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स तो सेम है। फिर मैंने आपको थर्ड रूल बताया था जिसमें एल्किल ग्रुप पास में होता है वो कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नंबरिंग अगर मैं करूँ तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, और यहाँ नंबरिंग की जाए तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पोजीशन पर है। यानी एल्किल ग्रुप यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे है। तो ज़्यादा नज़दीक कहाँ पर है? ज़्यादा नज़दीक यहाँ पर है, तो इसका कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे तेज तो रिएक्ट C करेगा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के टुवर्ड्स, उससे धीरे अब B आ जाएगा और उससे धीरे A आ जाएगा। ये ऑर्डर आपको मिल गया SN1 के लिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने है। इंक्रीजिंग कैसे करना है वो आपको पता ही है। अब क्वेश्चन कर दिया जाए नहीं SN2 से चाहिए हमें, तो अब आपको SN2 से करना है तो उल्टा करना है। C सबसे ज़्यादा है तो C सबसे कम कर दीजिए। C सबसे ज़्यादा था, राइट, तो C को सबसे कम कर दीजिए, उससे ज़्यादा B कर दीजिए और उससे ज़्यादा A कर दीजिए। ये आपको मिल जाएगा किसके लिए? SN2 के लिए। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो SN2 के लिए ही लिखा हुआ है और SN2 के लिए बिल्कुल सही है। A सबसे ज़्यादा है, देखिए A सबसे ज़्यादा है, B उससे कम है, ये B उससे कम और C सबसे कम आ रहा है। बस अंतर दोनों में क्या है? शायद अब तो आपको बहुत इजीली पकड़ में आ गई होगी बात कि आंसर दोनों सही है, लेकिन ये वाला जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये वाला जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर है फॉर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। फाइन नाउ, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट केस था, शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट देखिए, फोर्थ देखिए। अब इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें हमारा लास्ट रूल भी काम करेगा। इसमें अगर आप देखें तो पहला काम अपना क्या है, कार्बोकेटायन बनाना। चलिए कार्बोकेटायन बनाते हैं। तो ये हटा, यहाँ पे प्लस, ये हटा, यहाँ पे प्लस, और ये हटा, यहाँ पे प्लस, आ गए प्लस। अब कार्बोकेटायन की डिग्री चेक कर लेते हैं। प्लस साइन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ तो अगर देखा जाए तो सेम कार्बोकेटायंस हैं, एग्जैक्टली सेम, ना नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स का डिफरेंस है, ना दूर और पास का डिफरेंस है, मतलब कार्बोकेटायन बिल्कुल सेम हो गए। अब जब कार्बोकेटायन बिल्कुल सेम हो जाते हैं, राइट, तो फिर ये देखिए कि उसके सामने कौन सी चीज जुड़ी हुई है, ClBr। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन पे डिपेंड करेगी। कार्बोकेटायन तो तीनों के सेम है, तो बल्कि बिहेवियर अगर आप देखेंगे वो भी तीनों का सेम है। तो ऐसे केसेस में जो रिएक्शन की रफ्तार आती है वो पूरी पूरी इस बॉन्ड के टूटने पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन तो अब सेम है, बल्कि ग्रुप भी सेम ही हो गए एक तरीके से, फाइन। तो और मान लीजिए यहाँ पे भी Br होता है, यहाँ पे भी Br होता है, यहाँ पे भी Br होता है, तो वो तो कंपाउंड ही सेम होता, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस क्रिएट करना होगा ना, तो डिफरेंस क्रिएट किया गया ClBrI लिखकर। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए जरा SN1 के टुवर्ड्स कौन तेज रिएक्ट करता है, SN2 के टुवर्ड्स कौन तेज रिएक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सुनिएगा। स्टूडेंट्स मेरी जो ट्रिक है उसको अप्लाई करते हैं। कार्बोकेटायन बनाया, कार्बोकेटायन तो सेम है, एल्किल ग्रुप्स भी सेम है, दूर पास भी नहीं है, तो इसके हिसाब से तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से आंसर आएगा। और सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूटता है वो आप सबको अच्छे से पता है, ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट आएगी। इसको हमने C ले रखा है, तो C सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा। दिमाग में क्या रहता है कि हमेशा SN1 से कर रहे हैं क्वेश्चन, तो C सबसे तेज रिएक्ट करेगा। ये थोड़ा सा लेट टूटेगा, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी कम हो गई, और A की सबसे कम हो गई, करेक्ट, क्योंकि साइज डिफरेंस यहाँ ज्यादा है। ये बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, ये लेट और ये और लेट। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। सब कुछ सही है, आपकी किस्मत भी तब ठीक होगी जब SN1 पूछा जाएगा। अब मान लीजिए उन्होंने इसी रिएक्शन के लिए ये पूछ लिया कि SN2 के हिसाब से बताओ, तो शायद आप समझ होंगे कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। वो लोग इस ऑर्डर को जस्ट उल्टा कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैंने ये बताया है कि हमेशा जो ऑर्डर SN1 का होता है SN2 के लिए उस ऑर्डर को उल्टा कर दीजिए। लेकिन शायद आप बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे उल्टा कर देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा आप नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन और बल्कि ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ तो सिर्फ बॉन्ड के टूटने पे बात हो रही है। अब चाहे SN1 मैकेनिज्म हो चाहे SN2 मैकेनिज्म हो, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे बात होती है तो दोनों के लिए, दोनों मैकेनिज्म के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उसका ऑर्डर सेम होता है। तो अगर SN1 के लिए ये ऑर्डर है और आपको लगता है कि SN2 के लिए हम C को कम, B को और ज्यादा और A को सबसे ज्यादा बोल दें, तो फिर ये गलत हो जाएगा। केवल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे जब क्वेश्चन आता है तो जो ऑर्डर SN1 के लिए होगा वो ही ऑर्डर SN2 के लिए होगा। C ही सबसे तेज रिएक्ट करेगा, B उससे कम और A उससे कम। आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वेरिएशन तो तब आता है ना जब डिफरेंट टाइप की कार्बोकेटायंस हो, डिफरेंट बल्की ग्रुप्स हो, तो उनका कंट्रोल आएगा। यहाँ तो सब कुछ सेम है, तो यहाँ तो बॉन्ड डिसोसिएशन के टूटने पे सारी बात टिकी हुई है, और बॉन्ड जिसका जल्दी टूटेगा वही पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब वो SN1 पूछते हैं तो भी सेम ऑर्डर आएगा, SN2 पूछते हैं तो भी सेम ऑर्डर आएगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। बॉन्ड जिसका जल्दी टूटेगा वही इधर SN1 और SN2 को तेजी से फॉलो करेगा। तो केवल इस केस में आप ऑर्डर उल्टे नहीं करते, SN1 का जो होता है और SN2 का जो होता है उसको उल्टा नहीं करते। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे बात हो तो दोनों के लिए ऑर्डर जो आता है वो बिल्कुल सेम आता है। ओके गाइस, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी चारों केसेस वाली। ओके, तो यहां पे वो आंसर भी लिखा हुआ है ABC, और यहां पे मैंने ये भी लिख दिया है कि चाहे SN1 के कारण हो, चाहे SN1 के कारण हो, चाहे SN2 के कारण हो, दोनों के कारण जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, और C की तेज इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लोएस्ट है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन आपको पीछे नजर आ रहा है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो जवाब है वो क्लास 11th में छिपा हुआ है। हम उसको वापस से एक्सप्लेन करेंगे, आप देखिएगा। या देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। RX देखिए, RX आपका हाइलाइट हो गया, कौन सा है उसे अभी कोई लेना देना नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। R लिख दिया, इसका मतलब हमारा फोकस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे नहीं है, कहीं और है। फाइन, देखें ETOH और H2O। ET मतलब क्या होता है, इथाइल, और OH मतलब इथाइल अल्कोहल।
प्लस वाटर, मतलब इथाइल अल्कोहल ले रखा है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्सड है, ये एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। सॉल्वेंट का क्या रोल होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। मेन रोल तो क्या होता है, मेन रोल तो होता है जो रिएक्टेंट्स है उनको अपने में डिसॉल्व करना। तो यहाँ पे आपने ये सॉल्वेंट लिया, आप हीट करेंगे, एक बार आपने लिया है KCN और एक बार आपने लिया है AgCN। फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। तो RX दोनों के लिए सेम है, हीटिंग भी दोनों के लिए सेम है, सॉल्वेंट भी दोनों के लिए सेम है। अब जो अटैकिंग रिएजेंट है या जिससे न्यूक्लियोफाइल हमें मिलेगा उसमें से एक तो है KCN पोटेशियम साइनाइड और एक है सिल्वर साइनाइड AgCN। करेक्ट। जब हम इनसे रिएक्शन करते हैं, मेन डिफरेंस इन दोनों का ही है। तो यहां पे अगर आप देखें तो R से डायरेक्ट लिंक C का है, तो जब R से डायरेक्टली C जुड़ता है तो इसे कहते हैं साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। तो एल्काइल साइनाइड आपका मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड, लेकिन मैंने एक ही लिखा है तो इसका मतलब यही मेजर है। जबकि यहां पे अगर हम जब AgCN से रिएक्शन करते हैं तो R का लिंक बन रहा है N से और फिर पीछे C जुड़ा हुआ है। फाइन, ये वैसे देखा जाए तो ये इस पे नेगेटिव होता है, इससे पॉजिटिव होता है, आइसोसाइनाइड है। फाइन, तो नीचे आइसोसाइनाइड अकेला लिखा है तो मतलब आइसोसाइनाइड मेजर है, ऊपर साइनाइड अकेला लिखा है तो मतलब साइनाइड मेजर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ आइसोसाइनाइड नहीं बनता, तो आंसर इज यस। अगर मैं दोनों लिखता तो इसके नीचे मेजर लिखता और आइसोसाइनाइड के नीचे माइनर लिखता, और नीचे वाले में अगर मैं दोनों लिखता तो आइसोसाइनाइड के नीचे मेजर लिखता और जो अल्काइल साइनाइड है उसके नीचे माइनर लिखता। तो क्वेश्चन अराइज, ऐसा क्या हुआ है कि KCN से AgCN लेने से प्रोडक्ट थोड़े से बदल गए, जहां साइनाइड मिलना चाहिए था वहां आइसोसाइनाइड मिल रहा है। अब ये देखते हैं कि फर्क किससे पड़ा होगा। पहले तो ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक कहती है रिएक्शन में क्या हुआ होगा, ये X और यहां से K बाहर निकल रहा है, तो यहां पे जो KX है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और R से CN आके जुड़ जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। प्रॉब्लम आपको यहां होगी। सिमिलरली अगर आप यही कॉन्सेप्ट यहां लगाएं कि ये Ag है और ये X के साथ बाहर निकल जाना चाहिए, और वाकई AgX ही बाहर निकल रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे AgX बाहर नहीं है या KX बाहर नहीं निकल रहा, ये चीजें बाहर निकल रही है। ओके, लेकिन यहां पे RNC मतलब आइसोसाइनाइड मेजर बन रहा है, जबकि यहां पे साइनाइड मेजर बन रहा था। अब यहां से अगर AgX भी बाहर निकल जाता है तो दिमाग तो यही कहेगा आपका कि यहां से R और यहां से CN जुड़ जाना चाहिए था, तो RCN ही आना चाहिए था। करेक्ट, लेकिन यहां RNC क्यों आया, दैट इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है, अगर वन वर्ड में देना हो या 2-3 वर्ड्स में देना हो, राइट, शॉर्ट देना हो, एक लाइन में देना हो, 1 मार्क के लिए देना हो, तो इसका आंसर ये बात तो तय है कि उसी चीज पे डिपेंड करेगा जो अनकॉमन है दोनों में। और दोनों में अनकॉमन कौन है, रिएक्टेंट सेम है, सॉल्वेंट सेम है, हीटिंग भी कर रहे हैं, तो अंतर है अटैक जो कर रहा है। एक बार KCN कर रहा है और एक बार AgCN कर रहा है, तो ये बात तो तय है कि KCN और AgCN पे ही आंसर डिपेंड करेगा। अब आंसर क्या हो सकता है, तो पहले मैं आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर 1 लाइन में अगर आपको देना हो, 1 मार्क के लिए देना हो, तो इसका आंसर है KCN एक आयनिक कंपाउंड है और AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है, और ये सारा प्रॉब्लम इनके आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से हुआ है। तो अगर आप एग्जाम में ये लिख के आ जाए, ऑब्जेक्टिव्स में तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको बस कि KCN से जब रिएक्शन होती है तो अल्काइल साइनाइड मेजर क्यों बनता है, तो ऑप्शन में लिखा रहती है 4 बातें, उसमें से आपको ये कहना है कि KCN इज अ आयनिक कंपाउंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर AgCN लिखा है और आइसोसाइनाइड क्यों मेजर बनता है, तो आपको इसका आंसर देना है कि AgCN इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो ये तो वो ऑब्जेक्टिव का आंसर खत्म, लेकिन इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि KCN लेने से साइनाइड क्यों और AgCN लेने से आइसोसाइनाइड क्यों मेजर बनता है। तो इस बात का आंसर कहां है, इसका बात का आंसर है इनके आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर में। KCN एक आयनिक कंपाउंड है और जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर ये जाके आयोनाइज हो जाता है। कैसे आयोनाइज हो जाता है, K+ और CN- में आयोनाइज हो गया, ये K+ और ये CN-। को आप ऐसे ही तो लिखेंगे, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड था तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आ जाएंगे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C पे आ गए, K+ और CN-, तो ये CN- आपके सामने। अब अगर आप CN- को देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन एम्बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बाइडेंटेड मतलब 2 डोनर एटम्स यहां पे प्रेजेंट है या 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहां पे प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन अराइज कि यहाँ पे डोनर साइट्स जो है या आप ये कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, वो दोनों हैं, कार्बन भी और N भी है। अगर कार्बन के वाया अटैक होता है, कहां पे अटैक होता है, यहां देखिए, यहां पे देखें, अगर कार्बन के वाया अटैक होता है R से, ये बात होता है कि जो RX है उसमें से तो X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और R पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, R डेफिशिएंट हो जाएगा, और इस डेफिशिएंट सेंटर पे ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। तो ये जो है कार्बन के वाया भी अटैक हो सकता है, और कार्बन के वाया अगर अटैक होगा
तो R के बाद सीधा लिंक कार्बन से बनेगा और कार्बन के पीछे साइनाइड रहेगा, तो RCN मेजर आपका बनेगा। वापस देखिए, R पे प्लस है, माइनस वाला ही प्लस पे अटैक कर सकता है, तो ये C इस पे अटैक करेगा, X तो बाहर चला गया। अब R के पीछे कौन जुड़ा हुआ है? C, और C के पीछे कौन जुड़ा हुआ है? N, तो मेजर प्रोडक्ट साइनाइड बनेगा। और मान लीजिए डोनेशन या जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कार्बन से ना होकर नाइट्रोजन के वाया हुआ होता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, ये भी तो डोनेट कर सकता है, तो ये ना डोनेट होकर इसने अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर किया होता, तो फिर R से पहले N जुड़ता और N से पीछे C जुड़ा रहता, तो फिर आइसोसाइनाइड मेजर बन जाता। अब ऑप्शन तो दोनों है, कार्बन भी डोनेशन में आ सकता है या अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है, और नाइट्रोजन भी ये काम कर सकता है। तो क्वेश्चन अराइज कि कार्बन ने ही काम क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि साइनाइड ही मेजर बन रहा है, तो कार्बन ने ही यहां पे अपना लोन पेयर शेयर किया है। क्यों? तो इसका आंसर सुनिए, जब कार्बन अपना लोन पेयर शेयर करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो R के साथ कार्बन का बनेगा। अब जब R के साथ कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब है ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां पे भी कार्बन है और R मतलब एल्किल ग्रुप है, तो मतलब मान लीजिए CH3 है, तो ये भी कार्बन है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा, नंबर 1। और अगर ये काम नाइट्रोजन करता तो ये जो बॉन्ड बनता ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता। फाइन, तो आप खुद सोचिए जरा कि CC बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा कि इसके सामने CN बॉन्ड जो बने वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसको तो छोड़े, यहां देखिए, तो आप खुद को दीजिए जवाब कि कौन ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, CC बॉन्ड या CN बॉन्ड। तो शायद आंसर आपके पास है कि CC बॉन्ड जो होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों एटम्स बिल्कुल सेम है और सेम एटम्स के बीच में, और साइज भी अगर उनका छोटा है तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है। कार्बन के स्ट्रांग बॉन्ड बनाने की वजह से तो कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो अगर एक कार्बन को मौका मिले कि वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है और नाइट्रोजन के साथ भी बनाना चाहता है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कार्बन को। इसीलिए कार्बन के वाया अटैक होता है, ये कार्बन के वाया अटैक होता है, राइट, और प्रोडक्ट RCN बन जाता है, RCN, और K X से जाके जुड़ जाता है। रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी, यहां से X माइनस बाहर निकल गया, ये K प्लस और ये X माइनस, KX बना के बाहर हो जाएंगे, और R से C, और C से कौन जुड़ जाएगा? N, क्योंकि C डोनेट कर रहा है, डोनेट करने वाले पे पॉजिटिव साइन आता है, ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। तो यहां देख सकते हैं आप R प्लस C माइनस, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बन गया, और ये साइनाइड आपका मेजर प्रोडक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइज, फिर AgCN में आइसोसाइनाइड क्यों मेजर बना? उसका जवाब सुनिए। अब ये बात आपको पता है कि मैं बोल चुका हूं कि जो AgCN है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। फाइन, यहां AgCN इज मेनली कोवलेंट इन नेचर। अब इसे कोवलेंट होने से क्या हुआ? स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये बना। अब ये कोवलेंट है, कोवलेंट है तो मतलब यहां पे कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, करेक्ट, कोवलेंट बॉन्ड है। Ag जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और आपको अच्छे से पता है कॉपर हुआ, Ag हुआ, ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, स्टेबल कोवलेंट कैरेक्टर रखने वाला बॉन्ड बनाते हैं। यहां पे जो बॉन्ड है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर है, इस वजह से ये बॉन्ड आयनाइज नहीं होगा, और क्योंकि ये बॉन्ड आयनाइज नहीं होगा और उसी दौरान यहां पे तो पार्शियल नेगेटिव और ये तो पार्शियल पॉजिटिव डेफिशिएंट हो चुका है। अब कार्बन से जुड़ा K जब हटा था तो कार्बन पे लोन पेयर आया था, और इस वजह से कार्बन एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना था। अब की बार कार्बन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन का अटैचमेंट Ag से और बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर है, और कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से इसमें लोन पेयर जनरेट नहीं होंगे। तो अब डोनर इस वक्त केवल एक है, और वो कौन है? मजबूरी नाइट्रोजन ही है, क्योंकि कार्बन तो अब इस जगह एप्लीकेबल ही नहीं होता इस कॉन्सेप्ट के लिए या डोनेशन के लिए। तो अब क्योंकि नाइट्रोजन ही अवेलेबल है तो डोनेशन नाइट्रोजन के वाया ही होगा, और क्योंकि डोनेशन नाइट्रोजन के वाया ही होगा तो बॉन्ड भी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ही बनेगा। और अब जो बॉन्ड बनेगा उसके अंदर R, अब R से कौन जुड़ रहा है? N, और N के पीछे कौन रह गया? C, और फिर वो जो Ag है वो तो एंड में हटके X के साथ जुड़कर AgX तो बना ही लेगा, करेक्ट। और आपको जो मेन कंपाउंड यहां पे मिलेगा, मेजर अमाउंट में जो मिलेगा वो आपको मिलेगा RNC, मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड। तो शायद आप बात समझ गए होंगे कि अल्टीमेटली आंसर तो वही छुपा हुआ है। KCN आयनिक था, इसलिए आयनाइजेशन हो जाने के बाद उसने साइनाइड आयन बनाया, और साइनाइड आयन के अंदर C पे भी लोन पेयर था और नाइट्रोजन पे भी था, लेकिन C को हमने बेटर डोनर माना या बेटर न्यूक्लियोफाइल माना, क्योंकि इसके थ्रू बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता। लेकिन AgCN के अंदर तो कार्बन एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट ही नहीं हुआ, क्योंकि बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर था। इसीलिए डोनर या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के जैसे नाइट्रोजन ने काम किया, और इस वजह से आइसोसाइनाइड मेजर अमाउंट में बना।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जो बाकी बात है वो तो आपको समझ में आ जाएगी, जैसे KX जो बना है वो इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं रह सकता तो उसका प्रेसिपिटेट निकल जाता है बाहर। AgX जो बना, ये भी जो सॉल्वेंट हमने प्रेफर किया है उसके अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, AgX इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में भी, वाटर में भी, दैट्स वाई इसका प्रेसिपिटेट निकल जाता है बाहर। इसीलिए हमने ये, और वैसे भी ये बातें तो हम जब हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शंस पढ़ी थी तभी भी हमने देख ली थी। तो हमारा सारा फोकस यहाँ पे ये नहीं है कि ये प्रेसिपिटेट आ रहा है, ली शेडियर प्रिंसिपल के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल यही आएगा कि KCl लेने पर साइनाइड मेजर क्यों और AgCl लेने पर आइसोसाइनाइड मेजर क्यों बनता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे सारी बातें लिखी हुई है, जब आप नोट्स लिखेंगे तब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है। अब KCN है, आप समझ जाइए KCN है तो मतलब साइनाइड मेजर बनाना है, और अगर AgCN होता तो आइसोसाइनाइड बनता, क्योंकि यहाँ पे KCN लिखा है तो यहाँ से KCl बाहर निकालना है और ये CN लगा देंगे। करेक्ट। अब इसके नाम पे गौर कीजिएगा, 11th में सीख चुके हैं, नाम में बहुत बड़ा काम है। करेक्ट, थोड़े से नाम में गलती होगी, प्रोडक्ट अलग बनेंगे, और यहाँ पे नेम में मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं। अभी जब हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे तब भी आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, जनरल या कॉमन नेम बोला जाए तो जैसा दिखता है वैसा बोलते हैं ना, तो ये इथाइल है और ये साइनाइड है, इथाइल साइनाइड। कार्बन सोचिए जरा, 2 कार्बन तो इसमें और साइनाइड में 1 कार्बन, टोटल 3 कार्बन। IUPAC नेम बोला जाए तो IUPAC नेम होता है साइनाइड्स का एल्केन नाइट्राइल। नाइट्राइल में कार्बन नहीं होता है ना, नाइट्राइल मतलब नाइट्रोजन से रिलेटेड है, और टोटल कार्बन कितने हैं 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। अब आप यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, कभी आपसे ऐसा बोला जाता है इथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बनाइए, इथेन नाइट्राइल, तो स्टूडेंट्स क्या नॉर्मली शायद आप भी करेंगे ये मिस्टेक्स, मेरे बताने के बाद भी करेंगे। मैंने क्या बोला, इथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बनाइए, तो नाइट्राइल से समझ में आ जाता है कि हाँ साइनाइड है, इथेन मतलब CH3 CH2 और नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप, ये बना देते हैं। जबकि आंसर गलत है, ये इथाइल साइनाइड अगर बोलते तो बात सही है, लेकिन इसे इथेन नाइट्राइल नहीं बोल सकते। इसका करेक्ट नेम होगा, यहां पे भी लिखा हुआ है बिल्कुल, प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि प्रोपेन मतलब 3 कार्बन हो गए, नाइट्राइल तो नाइट्रोजन होता है। तो कार्बन से सोचेंगे ना तो कभी गलती नहीं होगी, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। जैसे 100% अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ या मैंने आपको नहीं बताया होता और मैंने आपसे बोला होता कि आप इथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बनाइए, तो मैक्सिमम लोग CH3 CH2 CN बना देते हैं, राइट। जबकि इथेन नाइट्राइल ये नहीं है। इथेन नाइट्राइल अगर हमसे बोला जाता तो इथेन नाइट्राइल होता ये, इथेन 2 कार्बन और ये नाइट्राइल। करेक्ट, तो ध्यान रखिए, इथेन नाइट्राइल बोला जा रहा है तो मतलब 2 कार्बन और साइनाइड ग्रुप भी इसमें आ जाना चाहिए, तो मतलब CH3 CN, इथेन नाइट्राइल। 3 कार्बन है और IUPAC नेम देना है तो तीनों कार्बन को मिला के बोलेंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल। हाँ, कॉमन नेम बोलना है तो इसको आप बोल सकते हैं इथाइल साइनाइड, इसको आप बोल सकते हैं मिथाइल साइनाइड। आई होप आपको ये नेम समझ में आए होंगे अच्छे से। ध्यान रखिएगा, इथाइल साइनाइड, साइनाइड में कार्बन आता है तो इथाइल ग्रुप बनाएंगे और CN लिख देंगे। लेकिन IUPAC नेम में गड़बड़ होती है, कहा जाता है ब्यूटेन नाइट्राइल, तो नाइट्राइल मतलब नाइट्रोजन है, इसके अलावा कितने कार्बन आ जाने चाहिए, 4 कार्बन आने चाहिए। तो ब्यूटेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 फिर CN। देखिए कैसे, CH3 CH2 CH2 CN, ये देखिए ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। अब इसके लिए बोला जाए कि कॉमन नेम बताइए, तो कॉमन नेम नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड। ओके, तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहीं पे एक चीज मैं लिख देता हूं, और मान लीजिए यहां पे KCN की जगह AgCN लिखा होता तो क्या यही प्रोडक्ट होता, शायद अब तो आपके पास जवाब होगा नो। इसका जो प्रोडक्ट होता वो होता CH3 CH2, अब N और C, इथाइल आइसोसाइनाइड इसका मेजर प्रोडक्ट होता। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जब हम CH3 CH2 Cl की KNO2 से रिएक्शन करते हैं, ओके, तो KCl बाहर निकल जाएगा और पीछे NO2 आके जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन यहां कुछ डिफरेंट सी चीज नजर आ रही है। यहां पे देखें तो AgNO2 से रिएक्शन करते हैं तो AgCl बाहर निकल जाना चाहिए था, CH3 CH2 NO2 CH3 CH2 NO2, यहां पे ये चीज नजर आ रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम वही है आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर में। तो अगर उस चीज़ को आप समझ लोगे तो यहाँ पे भी आप जवाब पहचान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अब इस बार जो कंपाउंड लिखा है या जो न्यूक्लियोफाइल लिखा है वो भी एम्बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल ही है, उसमें भी 2 डोनर सेंटर्स है। अब उनमें से कौन बेटर डोनर बनेगा या कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा, उस पर सारा आंसर टिका हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए KNO2,
KNO2 में से अगर हम इसको आयनाइज करें तो आयनिक कंपाउंड तो है ये, तो K प्लस NO2 माइनस ऐसे बनेगा। अब NO2 माइनस का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। ये कैसे, O N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर्स हैं और इस पे माइनस साइन है, ये हो गया NO2 माइनस और यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या कोई डोनर आपको नजर आ रहे हैं? तो बिल्कुल है, यहाँ पे दो डोनर है, एक ऑक्सीजन डोनर हो सकता है और एक नाइट्रोजन हो सकता है। क्वेश्चन इज ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन तो एक ही बात है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रेजोनेंस है। मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड NO और ये लोन पेयर वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन को अलग काउंट नहीं करना, ये दोनों ऑक्सीजन तो सेम ही बात है, करेक्ट। इस के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों ऑक्सीजन तो एक ही बात है, तो एक तो ऑक्सीजन डोनर है और एक नाइट्रोजन डोनर है। ओके नाउ, अब नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, ये अगर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। फाइन, कार्बन तो यहाँ पे है ही नहीं एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो हम कहते थे कि कार्बन ही जाके जुड़ेगा, स्टेबल CC बॉन्ड था। तो इस बार दोनों ही एटम्स अलग हैं, एक बार ऑक्सीजन है और एक बार नाइट्रोजन है। साइज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जबकि ये नाइट्रोजन न्यूट्रल है। ध्यान रखिए, किसी भी एनायन का न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती है, तो जिस पे भी नेगेटिव साइन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट कर सकता है और अपना लोन पेयर शेयर करके अपने इस चार्ज को खत्म भी कर सकता है, जैसा कि यहां होगा, अभी आप देखिएगा। तो यहां पे जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन है एंड एनायन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल एटम, तो यहां पे बेटर डोनर ऑक्सीजन ही बनेगा, और जब बेटर डोनर ऑक्सीजन बनेगा तो आप देखिए जरा कि यही ऑक्सीजन सीधा किस पे अटैक करेगा, यहां से। तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो इस पे तो नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इसी पे अटैक करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यही है, और इन दोनों में से बेटर मैं किसको बता रहा हूं? बेटर मैं ऑक्सीजन को बता रहा हूं, राइट, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो ये इस पे अटैक कर देगा। और जब इस पे ये अटैक करेगा तो आप प्रोडक्ट को नोटिस कीजिए, CH3 CH2, फिर इससे सीधा लिंक किसका? ऑक्सीजन का, उसके पीछे नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड की खास बात ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव साइन था वो भी खत्म हो गया, दो लोन पेयर आ गए, नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, और एक स्टेबल कंपाउंड आपके सामने है। ऑक्सीजन बेटर डोनर क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, एंड एनायंस या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो होती है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होती है एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वन। फाइन, इसीलिए लिंक ऑक्सीजन से बनेगा, और जब लिंक ऑक्सीजन से बनेगा तो इसका नाम जो होगा वो नाइट्राइट होगा, करेक्ट। तो हम इसको कह सकते हैं, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहां जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं, दो कार्बन है तो इथाइल नाइट्राइट, क्या कहेंगे? इथाइल नाइट्राइट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और वैसे भी हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा था, नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N, अगर आपको याद हो तो O से लिंक बनता है तो नाइट्राइटो O, और N से लिंक बनता है तो नाइट्राइटो N। लेकिन यहां पे हम O से लिंक बनता है तो उसे नाइट्राइट बोलेंगे, और अगर N से लिंक बनेगा तो हम उसे नाइट्रो बोलेंगे, देखिएगा अभी। नाउ अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आप यहां देखिए, अब हम आ गए हैं, ओके, अब हम आ गए यहां पे। अब CH3CH2Cl की AgNO2 से रिएक्शन हो रही है। अब जब हम इसकी AgNO2 से रिएक्शन करेंगे, अब क्या होगा? अब आप देखिए जरा, स्ट्रक्चर यहां पे आपके सामने नजर आ गया होगा आपको, AgONO, ये अभी था ही, K था, अभी Ag आ गया। अब यहां पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। अब ये आयनाइज नहीं होगा, अब ये आयनाइज नहीं होगा तो इस बार ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर तो है, वो इसके ऊपर भी है, लेकिन इस बार नेगेटिव चार्ज नहीं है। फाइन, इस बार ऑक्सीजन भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और नाइट्रोजन भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, मतलब दोनों ही लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं और दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब कौन बेटर डोनर बनेगा? अब ये बात तो तय है कि जो भी बेटर न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन तो आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव था और उसने जब शेयर किया था तो उसमें पॉजिटिव आया था, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया था ऊपर। अब ये न्यूट्रल है और जब ये शेयर करेंगे तो तय है कि पॉजिटिव साइन तो आएगा। नाइट्रोजन शेयर करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन शेयर करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। और शायद अब आप आंसर आपके पास होगा कि फिर तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो तो कभी अपने ऊपर पॉजिटिव साइन लेना नहीं चाहेगा। तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज अनेबल टू अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को दोनों को अगर कंपेयर किया जाए और दोनों ही न्यूट्रल हो तो नाइट्रोजन बेटर न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर बनता तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन
ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल बनता तो इस पर पॉजिटिव साइन आता और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता। दैट्स वाई इस केस में बेटर डोनर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो आंसर इज नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन बेटर डोनर बनेगा तो अब यहां देखिए जरा, यहां पे ये तो वही नेगेटिव चला जाएगा, ये पॉजिटिव। अब इसको तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो इन दोनों में से या इन तीनों में से सबसे बेटर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वाया अगर अटैक होगा तो CH3 CH2। अब आप आगे देखिएगा, आपको आगे क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2। अब अटैक किसके वाया हुआ है, नाइट्रोजन के वाया। नाइट्रोजन ने ये अपना लोन पेयर शेयर करके बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के पीछे एक तो ये है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, बाद में Ag+ बाहर निकल जाता है और ये Ag+ इस Cl के साथ जुड़कर AgCl बना लेता है और पीछे हमारे पास NO2 रह जाता है। ये इस तरीके से, ये नेगेटिव और इसको हम पॉजिटिव शो कर सकते हैं। मैं भी आपको शो करता हूं, आप देखिएगा। यहां देखिए, ये रहा CH3 CH2 N पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव, और ये AgCl बाहर निकल गया। ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि इस बार लिंक नाइट्रोजन के थ्रू बना है, इसलिए हम इसे कहते हैं नाइट्रो इथेन। मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। और अगर कहा जाता है इथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट कहा जाता है तो O से लिंक है, वो KNO2 से जब रिएक्शन होगी तब करना है। और अगर AgNO2 से रिएक्शन होती है तो नाइट्रो इथेन, क्योंकि नाइट्रोजन के वाया लिंक बना है, तो यहां ये मेजर बनेगा। और KNO2 से रिएक्शन होगी तो एल्काइल नाइट्राइट मेजर बनेंगे। मेजर मतलब कि ये थोड़े से अमाउंट में उधर बन जाएगा और वो थोड़े से अमाउंट में इधर बन जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मिक्सचर तो बनते ही हैं, लेकिन बात होती है मेजर और माइनर की। तो यहां पे मेजर ये बनेंगे और ऊपर माइनर वो बनेंगे, मतलब ये माइनर बनेंगे ऊपर, और ऊपर मेजर नाइट्राइट्स बनेंगे और यहां पे मेजर नाइट्रो एल्केन्स बनेंगे। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आपने इनको समझ लिया और एक बार खुद ने प्रैक्टिस कर ली, तो मैं आपको अश्योर करता हूं हर साल बोर्ड्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। जो चीज मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी है, आप मान के चलिए बोर्ड्स में 2 मार्क्स मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 2 से 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगा। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आप मान के चलिए जो चैप्टर है ये हमने लगभग 80% कंप्लीट कर लिया है, 80 to 85% कंप्लीट कर लिया है। बस अब थोड़े से पॉइंट्स और छोटी छोटी रिएक्शंस हमारी बाकी है, उसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का वो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, और ये जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूं ये वही सेक्शन आगे बढ़ा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला जो सेक्शन है वही इस चैप्टर का सबसे मेजर पार्ट है। ओके नाउ, तो ये बात यहां पे लिखी हुई भी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है जिससे आपको ध्यान रहे बातें। ये देखिए यहां पे मैंने लिख दिया है, फॉर न्यूट्रल एटम्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन इसलिए बेटर न्यूक्लियोफाइल बना क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल थे, दैट्स व्हाई। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, मैंने सारी बातें लिख भी दी थी, आप देख सकते हैं वो सारी बातें मैंने बोले हैं। जो नाम बोले वो आप उस दौरान ध्यान से सुन लें, और जब नोट्स बनाए तब लिख लिए। मैं फिर बोल देता हूँ, इसे कहते हैं इथाइल नाइट्राइट, इसको कहते हैं नाइट्रो इथेन। KNO2 से ये बनेगा और AgNO2 से ये बनेगा। फाइन, तो मैं स्क्रॉल करता हूं, एक बार नोट्स के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए। ओके, सो गाइज अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारा आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला जो सेक्शन था वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अब सब कुछ आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।